हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम लोग नसेट्स के अंतर्गत नई दो और ड्रग्स को कवर करने वाले हैं, जो कि है आप लोगों की डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक। ये दोनों की दोनों जो ड्रग्स हैं, इनको एक एक करके डिटेल में हम कवर करेंगे। इनकी डेफिनेशन देखेंगे, ये होती क्या है, इनका इतिहास देखेंगे, ठीक है। इनके रासायनिक गुण देखेंगे, केमिकल नेम देखेंगे, उपयोग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। सभी कुछ हम एक एक करके ये जो दो ड्रग हैं इनको कवर करेंगे। इससे पहले हमने नसेट्स के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दो ड्रग को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इसका क्लासिफिकेशन है। जस्ट ये देखिए, ये जो आप लोगों को इमेज शो हो रही है, ये है आप लोगों का नसेट्स का क्लासिफिकेशन। और नसेट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और इसको पूरा का पूरा मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। ये क्या होते हैं, कैसे क्या हमारी बॉडी में काम करते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सब कुछ मस्त तरीके से डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी शो हो रहा है, ठीक है। तो नसेट्स के बारे में पूरा सब कुछ मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन में बताया था कि इनकी चार कैटेगरी जो है वो बनाई गई है। इन चार कैटेगरी में इनके अंतर्गत जो है वो ड्रग्स रखी गई हैं, जैसे कि कॉग्स इनिबिटर। कॉग्स क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसके अंतर्गत ये सारी ड्रग्स रखी गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो सैलिसिलेट्स है, इसके अंतर्गत एस्प्रिन रखी गई है, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो आपका प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव है, इसके अंतर्गत हम आइबुप्रोफेन को कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेप्रोक्सेन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पैरासीटामोल, ये जो आपकी लास्ट वाली कैटेगरी है, जिसमें एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एक्शन है, ये जो आपकी लास्ट वाली है कैटेगरी, इसके अंतर्गत आपकी पैरासीटामोल और नेफोपैम, ये दो इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आज जो हम देखेंगे वो है आप लोगों की प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर, जिसके अंतर्गत आपकी डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक, ये दो आप लोगों को दिख रही हैं। डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक, इन दोनों को आज हम कवर करेंगे। और ये काय के अंतर्गत रखी गई हैं? ये आपकी प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत रखी गई हैं। यदि आप लोगों ने मेरा नसेट्स का क्लासिफिकेशन देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कॉग्स 2 इनहिबिटर या प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर क्या होता है और इनको क्यों रखी गई है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं, बल्कि और भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन दोनों ड्रग का, उनको भी मैं आपको बताऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा टोटल बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारी डाइक्लोफेनिक, इसको कवर करते हैं। तो डाइक्लोफेनिक क्या होती है? सबसे पहली बात, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। नसेट यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। कौन? आपकी डाइक्लोफेनिक, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंतर्गत आपके एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी डाइक्लोफेनिक है, एक बेंजीन एसिटिक एसिड का व्युत्पन्न है। याद रखना, आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मल्टीपल बार पूछी गई है। डाइक्लोफेनिक क्या है? बेंजीन एसिटिक एसिड का क्या है? व्युत्पन्न है या डेरिवेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग हल्के मध्यम दर्द यानी मीडियम लो लेवल का और मीडियम लेवल का जो पेन होता है आपके बॉडी में कहीं पर भी, इस दर्द के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गाठिया यानी ऑर्थराइटिस कई प्रकार की होती है, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। सूजन यानी इन्फ्लामेशन से संबंधित सभी रोगों के उपचार के लिए हम डाइक्लोफेनिक का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको नसेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसकी दवाइयाँ प्रायः मुंह के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा और त्वचा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। कहने का मतलब है, इसकी जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों में मतलब जो टैबलेट्स और जो हमारी गोलियाँ होती हैं, उनको हम मुंह के द्वारा खाते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में इसकी दवाइयाँ प्रेजेंट होती हैं, उनको हम इंजेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। जो इसकी क्रीम वगैरह होती हैं, उनको हम त्वचा में लगाकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी दवाइयों को मुंह के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा और त्वचा के द्वारा हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है
इनकी दवाइयाँ प्रायः 7 से 8 घंटे में काम करने लगती है। अब वो तो आप अपना अपना जो है वो दवाइयों पर डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई कितने में काम करेगी, लेकिन मेनली इसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो 5 से 6 घंटे में और 7 से 8 घंटे में अपना जो है वो काम करने लगती हैं। ठीक है, यह COX-2 इनहिबिटर्स की तरह कार्य करती है। COX-2 इनहिबिटर्स क्या होते हैं? तो COX जो हमारा एंजाइम होता है, कॉग्स एंजाइम के भी 2 पार्ट होते हैं, COX-1 और COX-2, जैसा कि आप सभी लोग ने मेरे नसेड्स के क्लासिफिकेशन में देखा होगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉग्स एंजाइम होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, COX-1 और COX-2। तो COX-2 इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि ये जो हमारी डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक दोनों की दोनों दवाइयाँ हैं, ये हमारी COX-2 इनहिबिटर के अंतर्गत रखी गई हैं। क्यों रखी गई हैं? क्योंकि ये COX-2 इनहिबिटर की तरह कार्य करती हैं, यानी कि ये जो दवाइयाँ होती हैं इनका इफेक्ट हमारे COX-2 इनहिबिटर पर पड़ता है। और सबसे पहले ये दोनों की दोनों जो दवाइयाँ हैं, दोनों की दोनों दवाइयाँ COX-2 इनहिबिटर पर अटैक करती हैं और COX-2 इनहिबिटर पर अटैक करके इनकी क्रियाविधि को समाप्त करती हैं। इसलिए प्रेफरेंशियल काय को दिया गया है, COX-2 इनहिबिटर को दिया गया है। ठीक है, यदि क्लासिफिकेशन आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए दौड़ के जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, देख लेना नसेड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाकी और भी अच्छी तरह से क्लियर मैं आप लोगों को करती हूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो आपकी डाइक्लोफेनिक है इसका रासायनिक नाम होता है 2,2,2,6 डाइक्लोरो एनिलीनो फेनिल एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,2,2,6 डाइक्लोरो एनिलीनो फेनिल एसिटिक एसिड। और यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये जो आपके 2 क्लोरो लगे हैं इसी वजह से इसको कह रहे हैं हम डाइक्लोरो। ठीक है, एनिलीनो ये जो आपके ग्रुप हैं एनिलीनो और फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है 2,2,2,6 डाइक्लोरो एनिलीनो फेनिल एसिटिक एसिड। अब ये जो ग्रुप है ना अपनी अपनी स्थिति में जुड़े हैं इसलिए इसको 2,2,2,6 नाम दिया गया है। ठीक है, बाकी इनमें ये जो ग्रुप प्रेजेंट है क्लोरो एनिलीनो फेनिल और एसिटिक एसिड, इस वजह से इनका नाम है। बाकी ये जो आपका डायग्राम है इसको बार बार बनाकर देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसके यूजेस की, इसके उपयोगों की। तो इसका उपयोग हम काय में करते हैं, बेसिकली ये एनाल्जेसिक के रूप में कार्य करती है तो हम इसका दर्द में उपयोग करते हैं। ये इन्फ्लामेशन के रूप में कार्य करती है तो हम इसका सूजन, जलन, दर्द इन सब को कम करने में करते हैं। ये एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करती है तो हम इसका बुखार में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो कहा गया है इसका उपयोग इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द, जलन इन सबको कम करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग दर्द, पीड़ा के साथ साथ जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित समस्या जैसे कि ऑर्थराइटिस हुई आपकी अलग अलग प्रकार की। ठीक है, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस, अलग अलग टाइप की आर्थराइटिस होती हैं, तो हड्डियों से संबंधित सभी आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, डाइक्लोफेनिक का। ठीक है, तो ये हो गए इसके उपयोग। अब देखो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंतर्गत कहा गया है कि जो हमारी डाइक्लोफेनिक होती है इसको COX-2 इनहिबिटर्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोगों को एक इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दिखाया था कि जो हमारी डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक है इसको COX-2 इनहिबिटर्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एंड में एक बार और बता दूंगी मैं आपको। तो COX-2 इनहिबिटर के अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें जो चोट लगती है तो चोट लगने के दौरान विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं और विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान एक हमारा एसिड बनता है जिसका नाम है एरिकिडोनिक एसिड। और उस एरिकिडोनिक एसिड से हमारे जो है वो COX एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है,
अब ये जो हमारा कॉग्स एंजाइम है ये दो प्रकार का होता है, कॉग्स 1 और कॉग्स 2। अब ये जो हमारी डाइक्लोफेनिक है ये क्या करती है, डाइक्लोफेनिक को जैसे ही हम खाते हैं तो इसको हमने किस किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा है, डाइक्लोफेनिक को हमने रखा है प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत। ठीक है, तो जब हम डाइक्लोफेनिक दवाई को खाते हैं तो ये जो डाइक्लोफेनिक है ये जाकर कॉग्स 2 एंजाइम पर अटैक करती है सबसे पहले। ठीक है, और कॉग्स 2 एंजाइम पर सबसे पहले जाकर अटैक करती है, इसी वजह से हम इसको प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ये कॉग्स 1 पर जाकर पहले अटैक नहीं करती है, सबसे पहले ये कॉग्स 2 पर जाकर अटैक करती है। और जब ये डाइक्लोफेनिक कॉग्स 2 एंजाइम पर जाकर सबसे पहले अटैक करती है तो क्या करती है, इसकी जो क्रियाविधि है उसको समाप्त कर देती है, जिससे जब ये कॉग्स 2 की क्रियाविधि पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, इसके बाद इससे होने वाली जितनी भी समस्याएं वो सब रुक जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है, जब यहाँ की पूरी प्रक्रियाएं समाप्त कर देती है इसके बाद जाती है ये कॉग्स 1 पर, और कॉग्स 1 पर जाकर कॉग्स 1 की पूरी समस्याओं को बंद कर देती है। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हो रही थी कॉग्स 1 पर उसको समाप्त कर देती है, और फिर इस तरह से ये पूरे कॉग्स एंजाइम को जो है वो नष्ट कर देती है, कॉग्स एंजाइम के द्वारा होने वाली पूरी प्रक्रियाओं को रोक देती है, जिससे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो गई थी जैसे कि जलन, दर्द, बुखार, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो डाइक्लोफेनिक है वो जो दवाई है वो हमारी कार्य करती है। जैसे कि सबसे पहले हमने डाइक्लोफेनिक दवाई को खाया तो प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 एंजाइम पर, प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 यानी प्रेफरेंस किसको दी है इसने, कॉग्स 2 एंजाइम को। तो सबसे पहले कॉग्स 2 एंजाइम पर अटैक किया, जैसे ही अटैक किया तो कॉग्स 2 एंजाइम की सारी प्रक्रियाओं को रोक दिया। इसके बाद कॉग्स 2 के द्वारा होने वाली सारी प्रक्रियाओं को जब रोक दिया तो हमारे कॉग्स 1 एंजाइम पर अटैक किया। जब कॉग्स 1 एंजाइम पर अटैक किया तो कॉग्स 1 के द्वारा होने वाली जितनी भी समस्याएं थी उनको रोक दिया। इस तरह से पूरा कॉग्स एंजाइम को नष्ट कर दिया और इनके द्वारा होने वाली पूरी प्रक्रियाओं को भी नष्ट कर दिया। जब ये सारी कॉग्स एंजाइम समाप्त हो गए, इनके द्वारा होने वाली समस्याएं भी समाप्त हो गई, इनके द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं भी समाप्त हो गई, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। जो भी हमें बुखार, दर्द, जो भी जलन वगैरह जो भी समस्या हो रही होती है वो फिर नहीं होती है, और जितनी समस्याएं हमको हो गई हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। जैसे कि हमको चोट लग गई है तो हमें पेन हो रहा है तो फिर पेन भी नहीं होता है, जो हमें जलन वगैरह हो गया है वो जलन भी नहीं होती है, जो लालपन है वो भी लालपन धीरे धीरे सही होने लगता है, जो सूजन है वो भी धीरे धीरे बैठने लगती है या सही होने लगती है। तो इस तरह से हमारी सारी समस्याएं भी ख़त्म हो जाती हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी जो डाइक्लोफेनिक दवाई है वो काम करती है। तो अब इसकी थ्योरी के अंतर्गत देखो, कहा गया है डाइक्लोफेनिक सबसे पहले कॉग्स 2 एंजाइम की क्रियाविधि को पूरी तरह से रोक देती है। क्या कर देती है, रोक देती है। और कॉग्स एंजाइम मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से कैसे क्या आता है। ठीक है, तो डाइक्लोफेनिक को जब हम खाते हैं तो सबसे पहले क्या करती है, कॉग्स 2 एंजाइम पर जाकर अटैक करती है। इसके बाद क्या करती है, कॉग्स 2 के द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उस सारी क्रियाओं को रोक देती है। इसके बाद कॉग्स 1 एंजाइम की क्रियाविधि को रोकती है। जब कॉग्स 2 का पूरा काम खत्म कर देती है, कॉग्स 2 का पूरा खात्मा कर देती है तो कॉग्स 1 पर आती है। ठीक है, जब कॉग्स 1 पर आती है तो कॉग्स 1 की भी सारी क्रियाओं को रोक देती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है, पूरे कॉग्स एंजाइम को समाप्त कर देती है और दर्द, सूजन, बुखार आदि से संबंधित सभी रोगों को भी समाप्त कर देती है। तो इस तरह से जो हमारी डाइक्लोफेनिक दवाई है वो अपनी बॉडी में जो है वो वर्क करती है, या हम कहें तो कार्य करती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से देख लो, क्योंकि यही डुप्लीकेट आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काय में लिखना है, एसिक्लोफेनिक जो दवाई है उसमें लिखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमारी जो दोनों की दोनों ड्रग है, इन दोनों की दोनों ड्रग को प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत रखा गया है, और दोनों की दोनों दवाइयाँ सेम यही वर्क करती हैं, सेम दोनों की दोनों दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद यदि हम बात करें इसके स्थिरता और भंडारण की, तो इसका स्थिरता और भंडारण है
इसको अच्छी तरह से पहली बात हम बंद कंटेनरों में संग्रहित यानी स्टोर करके रखते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर जो एयर टाइट हमारे बंद कंटेनर्स होते हैं उनमें हम जो डाइक्लोफेनिक दवाई है उसको स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा जो नमी और जो अत्यधिक गर्मी होती है यानी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा नमी होती है तो उससे हम जो है वो डाइक्लोफेनिक दवाई को दूर रखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको स्टोर करते हैं और इसको जो है वो स्थिरता और भंडारण इसका जो है वो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसका फॉर्मुलेशन। इसका जो है वो निर्माण किस किस रूप में किया जाता है, तो जो डाइक्लोफेनिक होती है इसके पाउडर वगैरह आते हैं, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं और इसकी दवाइयाँ भी आती हैं। यानी पाउडर के रूप में इसका निर्माण किया जाता है, कैप्सूल्स के रूप में इसका निर्माण किया जाता है और टैबलेट्स के रूप में डाइक्लोफेनिक का निर्माण किया जाता है। इसके बाद यदि अब हम बात करें इसके ब्रांड्स नेम की, तो इसके ब्रांड्स नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका डाइक्लोमैक्स, दूसरा है आपका वॉलिनी, तीसरा है आपका वोल्टेरिन, चौथा है आपका कैटाफ्लेम। ये चारों के चारों ना आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये तो वोल्टेरिन है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रांड्स नेम अच्छे से याद कर लो, ये हैं आपके डाइक्लोफेनिक के सारे ब्रांड्स नेम। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपकी पहली जो ड्रग है जो कि है आपकी डाइक्लोफेनिक, ये हुई कवर। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी सेकंड ड्रग की तरफ जो कि है आप लोगों की एसिक्लोफेनिक। एसिक्लोफेनिक क्या होती है? एसिक्लोफेनिक आपका जो डाइक्लोफेनिक है इसी का एक एनालॉग होता है। ठीक है, ये कार्य भी बिल्कुल डाइक्लोफेनिक की तरह ही करता है और डाइक्लोफेनिक का ही एनालॉग होता है आपका एसिक्लोफेनिक ड्रग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि एसिक्लोफेनिक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। जितनी भी ड्रग मैं आपको पढ़ाऊंगी सभी की ये कॉमन लाइन है क्या, कि ये जो ड्रग है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी नसेड्स के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है। और नसेड्स क्या होती है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है एसिक्लोफेनिक एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है इसमें एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक गुण मौजूद होते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जितनी भी ड्रग मैं आपको बता रही हूँ उन सभी में कॉमन लाइन है। ठीक है, जो कि आप लोगों को लिखना है, रट लेना है दोनों की दोनों लाइनों को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रोप्राइटरी नेम की तरफ। तो ये जो प्रोप्राइटरी नेम क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी नेम ऐसे नेम होते हैं जब जो दवाइयों को बनाने वाला होता है ना, जैसे कि एसिक्लोफेनिक दवाई को जिसने भी बनाया था इसका जो निर्माण करता है वही जो है वो इनके नाम रखता है। ठीक है, तो एसिक्लोफेनिक दवाई को जिसने भी बनाया था उसी ने इनका जो है वो नाम रखा था एक अलग टाइप से, वो कहलाता है आपका प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, तो आपका एसिक्लोफेनिक का निर्माणकर्ता ने नाम रखा था, क्या नाम रखा था आपका बायोफेनिक और बायोफेनिक प्रिजर्वेक्स। बायोफेनिक प्रिजर्वेक्स, ये जो एसिक्लोफेनिक है ये इसके प्रोप्राइटरी नेम है। प्रोप्राइटरी नेम क्या होते हैं? ऐसे नेम जिनको निर्माणकर्ता के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, तो आपकी जो एसिक्लोफेनिक दवाई को बनाया था, जिसने भी बनाया था उसने प्रोप्राइटरी नेम रखा था बायोफेनिक प्रिजर्वेक्स। ठीक है, ये जो है वो आपका एसिक्लोफेनिक का प्रोप्राइटरी नेम है। इसके बाद चलते हैं हम इसके रासायनिक नेम की तरफ और इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो हम डबल से इसको क्या कहेंगे? 2 क्लोरो। ठीक है, 2 डाइक्लोरो। देखो यहाँ पर डाइक्लोरो हम कहेंगे, 2 क्लोरीन यहाँ पर हम दिख रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम है 2,2 डाइक्लोरो एनिलीनो एसिटाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। 2,2 डाइक्लोरो एनिलीनो एसिटाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। ये सारे आपको जो ग्रुप्स दिख रहे हैं उन ग्रुप्स का नाम हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, और जिस जिस पोजीशन में हमारा क्लोरीन वगैरह जुड़ा है वहाँ पर हमने उस पोजीशन का नाम लिख दिया है।
ठीक है। तो ये है इसका रासायनिक नेम या IUPAC नेम, और ये है इसका स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा है। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि इसके जो यूजेस हैं ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कहा गया है एसिक्लोफेनिक ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से अच्छी तरह से अवशोषित होती है। जो हमारा स्टमक, हमारा अमाशय, हमारा अग्नाशय, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, ये सभी होती है ना, ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। इनके द्वारा ये जो हमारी एसिक्लोफेनिक दवाई है, पेट में, अमाशय में, इन सभी से ये जो हमारा ट्रैक है, इसके द्वारा अच्छे से क्या होती है, अवशोषित होती है। ठीक है। इसके बाद कहा है इसमें महत्वपूर्ण गुण मौजूद होते हैं, जो कि इसके एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक गुण होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है इसका उपयोग रूमेटी गांठिया, यानी आपके जो रूमेटी आपकी जो आर्थराइटिस है, गांठिया यानी आपका आर्थराइटिस ही होता है। ठीक है। तो आर्थराइटिस आपके अनेक प्रकार के होते हैं, उसी में से एक है आपका रूमेटी। ठीक है। तो इसका यूज रूमेटी गांठिया यानी रूमेटी आर्थराइटिस, ऑस्टियो यानी हड्डियों से रिलेटेड आर्थराइटिस, वयस्कों में एक्यूट पेन, डिस्मेनोरिया दर्द, सूजन, इन सभी के उपचार में हम एसिक्लोफेनिक का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है इसका जो मौखिक डोज होता है, यानी मुंह के द्वारा हम जो गोलियां वगैरह लेते हैं, वो 2 से 3 घंटे में कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। और इसका डोज हम कितना लेते हैं, इसका डोज लेते हैं हम 200 मिलीग्राम, और ये जो 200 मिलीग्राम है इसको 2 बार में लेते हैं हम 100 मिलीग्राम करके। नॉर्मली जो इसका डोज होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। इसके बाद बात करें हम इसके फॉर्मुलेशन की, तो इसका जो निर्माण है वो टेबलेट्स के रूप में और इंजेक्शन के रूप में होता है। इसके ब्रांड्स नेम की यदि हम बात करें, तो इसका ब्रांड नेम के अंतर्गत सबसे पहला है आपका एक्लोनेक SR, दूसरा है एल्जेसिया और तीसरा है एक्लेनेक। ये जो आपके हैं ब्रांड नेम, तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसा कि मैंने आपको डाइक्लोफेनिक में बताया था, सेम टू सेम आपका डाइक्लोफेनिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही आपका एसिक्लोफेनिक का है, और जो स्थिरता और भंडारण है वो भी आपका सेम ही है। क्या कि बंद कंटेनरों में हम जो है वो इनको स्टोर करके रखते हैं, रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान में रखते हैं, और नमी और प्रकाश से दूर रखते हैं। ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको डाइक्लोफेनिक का ही कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो आपकी कैटेगरी है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, दोनों की दोनों ड्रग इनके अंतर्गत रखी गई हैं, डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक। ठीक है। इन दोनों को हमने किस में रखा है, COX-2 इनहिबिटर के अंतर्गत। तो जो हमारी डाइक्लोफेनिक काम कर रही है, सेम वही का वही काम हमारा एसिक्लोफेनिक करती है। ठीक है। तो दोनों की दोनों काम एक ही तरह से करती हैं। COX-2 इनहिबिटर यानी COX-2 एंजाइम पर जाकर सबसे पहले अटैक करती हैं, इसीलिए इसको प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर नाम दिया है। ठीक है। इसके बाद ये क्या करती हैं, COX-2 एंजाइम पर जाकर अटैक करती हैं, तो COX-2 के द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाविधि है उसको रोक देती हैं। फिर COX-1 पर अटैक करती हैं, तो COX-1 की क्रियाविधि को रोक देती है। इस तरह से COX-1 और COX-2 जब दोनों के दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो हमारा COX भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद जब हमारा ये COX ही समाप्त हो गया, तो इसके द्वारा जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इन्फ्लामेशन, दर्द, सूजन, बुखार, ये भी समाप्त हो जाती है, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी दोनों की दोनों ड्रग की, डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक। साथ ही साथ ये जो आपका दोनों की दोनों ड्रग हैं COX-2 इनहिबिटर के अंतर्गत, जो कि आपके सिलेबस में दी गई थी और मैंने आपको कवर करा दी। COX इनहिबिटर के अंतर्गत मैंने आपको एस्पिरिन कवर करा दी, और मैंने आपको इबुप्रोफेन, ये 2 ड्रग कवर करा दी हैं। इसके बाद जो एनाल्जेसिक है, इसके अंतर्गत मैं आपको पैरासीटामोल और नेपोफेमिन दोनों को कवर कराऊंगी, और ये जो हमारी कैटेगरी बची है इसको भी मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है।
तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में, क्रियाविधि समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो नसेट्स का जो क्लासिफिकेशन है इसको देख लेना। इसको देखने के बाद अगेन जब आप इन वीडियोज़ को देखोगे, ड्रग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं इनको आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी सारी की सारी ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी सभी की क्रियाविधि। ठीक है, तो यदि आप लोगों को क्रियाविधि नहीं समझ में आ रही है तो नसेट्स का जो मैंने क्लासिफिकेशन और जो क्रियाविधि समझाई है उसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद जब आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।